नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं आकांक्षा रावत स्वागत करती हूं आपका यूथ वार्ता के एक नए सेगमेंट में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं शब्दा 3.0, जो कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस इवेंट के बारे में। सर, जैसे कि आपने देखा इतने सारे इंटर कॉलेज, हमारा खुद का कॉलेज और स्कूल में भी बच्चों ने इतना पार्टिसिपेट किया, तो आपका ये जो यूथ पार्लियामेंट है इसका अनुभव कैसा रहा? सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है हम बहुना जी को पहले बधाई दूंगा कि बहुना जी ने जो है ये बच्चे बुलाए जगह जगह से, मतलब विकास नगर से, देहरादून से, तो युवा पार्लियामेंट हुआ तो बहुत अच्छा लगा और बच्चों को सुना। बच्चों ने जो है बहुत अच्छी बहस करी और बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं ये, और ये अभी इंटर कॉलेज के बच्चे थे तो बहुत अच्छा लगा और उत्साह था बच्चों में, तो बहुत बढ़िया, ऐसे होने चाहिए हर साल। सर, जैसे कि लॉ कॉलेज ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लॉ कॉलेज का पहले तो आभार और धन्यवाद करता हूं कि बहुत बार उनका कार्यक्रम युवा संसद के रूप में, और ये उत्तराखंड के जो बच्चे हैं लॉ कॉलेज के साथ साथ अन्य स्कूलों के भी कॉलेजों के बच्चों को वो युवा मंच देते हैं संसद के रूप में, जहां बच्चे अपना विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने विचारों को दूसरों को किस तरह से व्यक्त करना है इसका भी उनको अनुभव होता है। तो मैं इस पहल के लिए अपने लॉ कॉलेज का आभार और धन्यवाद करता हूं, और इस पहल से ये जो मार्क्स कॉम के बच्चे हैं आप लोग, आपको भी अनुभव होता होगा क्योंकि आपने भी अपने भविष्य में आगे बढ़कर पत्रकारिता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, तो ये भी अनुभव आप भी प्राप्त कर रहे होंगे। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। सर, आप इतने साल से लॉ कॉलेज ऑफ देहरादून में ये यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो इस बार इस इवेंट में क्या खास है और आपकी क्या मोटिवेशन थी इस बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में? थैंक यू सो मच। लॉ कॉलेज देहरादून में 2 पार्लियामेंट कराई जाती हैं। एक LCD MUN जो कि एनुअली होती है, जिसमें पूरे देश का बच्चा पार्टिसिपेट करता है। दूसरी है सबदार जो कि इस वक्त हो रही है, ये 3रा एडिशन चल रहा है। तो इसमें उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के बच्चे स्कूलों के, कॉलेजेस के आते हैं। सो वी आर अलाउइंग देम टू डू पॉलिटिक्स बट नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, मीनिंग देयर बाय इफ यू फील दैट यू कैन बी अ बेटर लीडर, बी पार्ट ऑफ our youth parliament society, participate at different level. It may be Uttarakhand Legislative Assembly, it may be Parliament of India. जैसे कि आपका टॉपिक कास्ट बेस्ड सेंसस फॉर रिजर्वेशन था, तो इसकी नीड क्यों है? जी नहीं, इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। ये सिर्फ हमारी जो देश है इसमें हमारे देश को बांट देगा जाति के नाम पर। जैसे पहले धर्म के नाम पे बटा था, अब वो जाति के नाम पे बटेगा। यहाँ अभी देख लीजिए, अभी इन्होंने इतनी सारी कैटेगरीज का नाम लिया बट देयर वाज नॉट जनरल। ही सेड दलित्स, मुस्लिम्स, SC, ST, OBC बट नॉट जनरल। ही इज नॉट कंसिडरिंग जनरल, सो इट इज ब्रिंगिंग इनइक्वालिटी इन द कंट्री। आई फील दैट कास्ट बेस्ड सेंसस शुड नॉट बी देयर इन आवर कंट्री। दिस विल जस्ट रिड्यूस द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। क्या इकोनॉमिक स्टेटस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर? आई बिलीव सो, इट इज़ मोस्ट नीडेड नाउ, बिकॉज अभी कास्ट बेस्ड बेसिस अगर हम लोग देखें 1931 में जो पूरा सेंसस करा गया था और जो ब्रिटिश ने करवाया था, उसके बाद में जो 2011 के टाइम में जो सेंसस हुआ वो पूरा का पूरा कास्ट बेस्ड। अब कास्ट बेस्ड तो अब एक्चुअल में अगर बात करें तो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ख़त्म हो चुकी है। आई बिलीव सो फार, पर्सनली आई बिलीव सो फार कि अब जो होना चाहिए वो इकोनॉमिक बेस्ड होना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिकली आर मोर प्रोन, क्योंकि सोसाइटी ऐसी हो गई कि इकोनॉमिकली उनको वो रिक्वायरमेंट है। एंड कास्ट बेस्ड अगर रहेगा तो फिर वही डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहेगा। अब यही पॉलिटिकल एक रीजन बन गया है, एक पॉपुलिज्म एक एजेंडा बन गया। सारी गवर्नमेंट्स और जितने भी अपोजिशन पार्टीज हो गई, रूलिंग पार्टी होगी, सबके सब इसमें लगे हुए कि यार मतलब आई एम रियली सॉरी फॉर द वर्ड, बट ये जो पॉलिसीज बेसिंग है वो मोस्टली अब कैसे हो गई कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, रीजन्स के लिए, सोसाइटी के लिए, यही उनके ऊपर फोकस हो रहा है। और आई बिलीव सो फार कि इकोनॉमिकली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एनॉर्मस लैक्स ऑफ पीपल आर देयर जिनको रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है। और कास्ट बेस में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसी
कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ पीपल हैं, लोग हैं जो इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। क्या जो करंट रिजर्वेशन सिस्टम है वो अभी भी इफेक्टिव है या फिर आउटडेटेड हो चुका है? मैम, जैसे हम बात करते हैं करंट रिजर्वेशन सिस्टम में, हमें करंट को समझने के लिए हमें पहले पास्ट को देखना पड़ेगा। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और ओबीसी को 27% का दिया गया था रिजर्वेशन, तो मैम जब हम आज देख रहे हैं ना तो अराउंड 46% ओबीसी की पॉपुलेशन हो गई है। लेकिन जब उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो आज भी जीरो के अगले ही है। वुमेंस की जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो 1/3 की बात की गई थी पार्लियामेंट में, जो कि आज भी फॉलो नहीं होता है। तो आज की जो कमीशन, आज भी जो रिपोर्ट देखी जाती है, बहुत सी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है, 142 की बात करें तो उसमें बहुत सी बात कही गई है कि ओबीसी को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी लाया गया उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि जो वर्ग के नीचे ओबीसी वाले उनको उठाया जाए। तो और आज की बात मैं करूं, जो हम देखते हैं रिजर्वेशन मेरिटोक्रेसी पे नहीं है। अगर रिजर्वेशन आज मेरिटोक्रेसी पे बनी होती तो जो बच्चे आईआईटीज और इन सब में जो जाके जनरल कैटेगरी से बाद में मुकाबला कर रहे हैं, अगर वो पहले ही कर ले तो उनको अपना स्टैंडर्ड पता चल जाएगा। तो बाद में जो ये सुसाइड केसेस होते हैं आईआईटी कोटा में, तो वो सब बहुत कम हो जाएगा इस मामले में। तो रिजर्वेशन आज बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और यही मेरा मकसद है कि मैं जो डिबेट कर रहा हूँ उसमें मैं ये तथ्य रख सकूँ कि रिजर्वेशन जो पुराना है, जो मंडल कमीशन से और हमारे पीवी नरसिम्हा राव इन सब ने जो रखा, उसको चेंज करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज़ यू नो यूसीसी इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो क्या आपको उसके कुछ चेंजेस या फिर इम्प्लीमेंट्स दिख रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में? देखिए, करंट सिनेरियो में हो चाहे कैसे भी हम लोग सोचें, विजिबल चेंजेस दिखने में थोड़ा समय लगता है बिकॉज इट इज़ रिसेंटली हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। सो आई थिंक दैट जिस तरीके से सीआरपीसी इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिस प्रकार से उसका इंट्रोडक्शन होने के बाद जो सारा स्टेबिलिटी आया है एक तरीके से कानून को लागू करने में, उसी प्रकार से सिविल लॉज में भी सेम तरीके के स्मूथनेस मिलेगी हमें, चाहे वो कोर्ट में हो, कोर्ट प्रोसीजर्स हो, चाहे फिर वो लेजिस्लेचर के प्रोसीजर्स हों। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यूसीसी कैसे इफेक्ट करता है डिफरेंट रिलीजन के पर्सनल लॉज को? किस प्रकार से यूसीसी लाया जाता है उत्तराखंड में, उससे क्या होता है मैम, पहले क्या होता था सिविल के मामले थे मैम, यूसीसी जो है वो सिविल के मामले में डील करता है। जो क्रिमिनल के मामले में सबके लिए सेम है, वो मुस्लिम हो हिंदू मैम कुछ भी हो, क्रिमिनल के मामले सबके लिए सेम है। जो हमारा बीएनएस है उसको रूल करता है। लेकिन क्या देखने को मिलता है, जो यूसीसी लाया जाता है पर्सनल लॉज के ऊपर लाया जाता है। जैसे पर्सनल लॉज ले लिए आप, मुस्लिम्स के ले लीजिए या फिर हिंदूज़ के ले लीजिए या फिर किसी और के ले लीजिए, तो उसमें क्या किया गया, इसमें समानता का अधिकार सबको दिया गया। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें कुछ ना एक्सक्लूजन्स किए गए थे। इसमें ट्राइब्स को इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें एलजीबीटी को इंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट है जो मेन यूसीसी का फुल फॉर्म ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, यूनिफॉर्मिटी का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं में लैक होता दिखाई पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि मैम जो एग्जाम्पशन की जाती है, किस आधार पर आप एग्जाम्पशन कर रहे हैं, एग्जाम्पशन करनी है तो मुस्लिम्स में भी कीजिए, क्रिश्चियन में भी कीजिए, किस आधार पर आप एग्जाम्पशन कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा समझ नहीं आया, इसलिए हम सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सो एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट आपने आईपी में पार्ट लिया, तो आपका इस पे क्या एक्सपीरियंस रहा? इंटरनेशनल प्रेस का पार्ट हूँ शब्दार्थ 3.0 में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस हमको फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था कि हमने सिर्फ टीवी में या न्यूज़ चैनल्स में ही देखा है कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में तू मैं हो रही होती है, तो वो हमको लाइव देखने को मिली। बस एक चीज़ का मुझे ये लगा कि एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मैं बहुत इनक्विजिटिव हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं, तो बीच आर्ग्यूमेंट्स में मेरे अंदर बहुत सारे, मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं पूछूं, तो बट स्टिल वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड जिसमें हमको मौका मिलेगा डेलीगेट से क्वेश्चंस पूछने का। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका होता है, सारे जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है ये कि आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आप नेशनल पॉलिटिशियन से नहीं पुट अप कर सकते हो तो आप पोर्टफोलियोज जो यहाँ पे दिए गए हैं उनसे पुट अप कर सकते हो क्वेश्चंस। एज अ स्कूल स्टूडेंट आपको लगता है कि रिजर्वेशन इंडिया में ज़रूरी है? No, I don't think so. It should be for the poor people who are suffering from the poverty, not for those from the ST and SC, all these things. I don't believe in that. तो ये था शब्दार्थ 3.0 के बारे में। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए। मैं आकांक्षा रावत, कैमरा पर्सन अंजलि के साथ, टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।